Hello friends, very good evening to all of you. So my dear civil service aspirant, those people those people who are preparing for the civil service examinations, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस हो, उनके लिए आज नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। सो प्रायर लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। और आज आपके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे की जाती है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is made in the parliament house and under which articles the constitution has provided the power to the parliament house to amend the constitutions and how it is done. So friends, like like any other constitution in the world, Indian constitution has also a power to amend or make a amendment in the constitutions. जब भी सर्कमस्टेंसेस या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिमांड करती हैं सोसाइटीज़ के लिए, तो कानून को भी उसी तरीके से अमेंडमेंट होना पड़ता है और उसको अमेंड करना पड़ता है। प्रायर ओल्ड एंड क्रॉनिक लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री कैरी ऑन नहीं की जा सकती है। सोसाइटी डाइवर्सिफिकेशंस एंड डायनामिज्म जब सोसाइटीज़ में आता है, इंटरनल या डोमेस्टिक प्लेसेस में कंट्री के अंदर आता है, तो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आता है। उस मॉडर्न को जब न्यू मॉडर्न कंसेप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों की थिंकिंग एबिलिटी, लोगों का बिहेवियर एंड कंडक्शंस, लोगों का कंटेंटमेंट रिगार्डिंग एनी थिंग्स which is prevailing in the society, लोगों का पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग शुड बी चेंज्ड एंड उस चेंज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में भी अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अमेरिकन या ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना इतना आसान है। इसी तरीके से अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन की बात करें, जहां से हमने बहुत सारे फीचर्स बारो करके उनको स्टडी किया है और बारो किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको राइट डाउन किया था, द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना इज़ नॉट सो इजी, बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इन जो नाइदर फ्लेक्सिबल एंड नॉर रिजिड है, बट ए सिंथेसिस बोथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंथेसिस है, रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड बहुत आसानी से पॉसिबिलिटी है, but according to the democratic rules only. Article 368 in Part 20 defined in the constitutions and its procedures, it states that the parliament may in exercise of the constitution amendment and constitutions has given the power to the parliament house. So जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोवाइड किए हैं, जो प्रोसीजर पार्लियामेंट हाउस को प्रोवाइड किए हैं, वो उनके अकॉर्डिंग उसमें जो आर्टिकल डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल्स है अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशंस इस अंडर आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, कोई भी अमेंडमेंट लाने की इजाज़त देता है, अप्रूव करता है। ये रूल क्लियर और क्लैरिटी से डिस्कस्ड हुआ था जब 1973 में केरला से एक केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ था, और जहां पर एक वोमेन्स के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए थे, और वो वायलेशंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट बनाई। उस केस की हेयरिंग चली और उस केस का जो नाम था वो था केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस एक महिला थी, केशव नंदा, जो केरला की रहने वाली थी। उनके जो स्पाउस थी अपने हस्बैंड की, और उन दोनों कपल्स में एक डिस्प्यूट जो शुरू हुआ था, वो पहुँचते पहुँचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जहां वोमेन्स के राइट्स वायलेट हो रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हेयर किया
तो इस हियरिंग में ये डिस्क्राइब्ड हुआ, ये कंप्लीट तरीके से कोर्ट ने डिसाइड किया और ये जजमेंट दी कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को क्लियर कट डिफाइन किया जाए और बेसिक फीचर्स को डिफाइन किया जाए जिनके अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये बात अपने जजमेंट में क्लियर कट डिफाइन की एंड रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट हाउस को दी कि सबसे पहले वह बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करके फंडामेंटल राइट्स को क्लियर कट डिफाइन करें और जब भी कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो पार्लियामेंट उस बेसिक फीचर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एम्पावर किया है पार्लियामेंट हाउस को अंडर आर्टिकल 368 कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। बट 1973 में केशवानंद भारती केस की जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बताई थी कि द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स, if the basic structures are destroyed by the parliament house, it means clear cut evidence that the rights of the citizens of the country, that is fundamental rights, are totally violated, and these violations to protections are given in the hands of supreme court, it means judicial custody, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस प्रोवाइड करने की रेमेडीज को जस्टिफाई किया जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशियल हाउस, जुडिशियल के पास। तो फ्रेंड्स, प्रोसीजर्स ऑफ द अमेंडमेंट्स क्या थे, वो बनाए गए, कैसे किया जाता है। सो प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ये इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले एक बिल प्रिपेयर होता है। हु प्रिपेयर द बिल? द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री बिल प्रिपेयर किया जाता है। उस बिल को प्रिपेयर करने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेसिक फीचर्स को कंसीडर करके प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो वायलेट ना हो, उनकी वायलेशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको मद्देनज़र रखा जाता है और उसके बाद उसको पार्लियामेंट हाउस, ईच हाउस में उसको इंट्रोड्यूस की जाता है। उसकी इंट्रोडक्शंस के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को परमिशन ग्रांट होती है। वो परमिशन ग्रांट या तो यूनियन मिनिस्टर हो या फिर प्राइवेट मेंबर्स हो। बोथ पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में अपना बिल पेश कर सकते हैं। बिल पेश करने के बाद उसको डिस्कस्ड किया जाता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। बट स्टेट लेजिस्लेचर्स को इसका कोई भी अथॉरिटी या परमिशंस नहीं होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, एमएलए जिनको कहा जाता है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको ये परमिशन नहीं होती है कि वो बिल प्रिपेयर करके पार्लियामेंट हाउस में इंट्रोड्यूस किया रहे। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर्स। मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बट डज नॉट रिक्वायर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये बिल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओनली द बिल्स जिसकी परमिशन प्रायर ली जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वो है मनी बिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मनी बिल को जब पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। बट एक्सेप्ट द मनी बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना होता है जब पार्लियामेंट हाउस में, तो उसको विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के किया जाता है। और जब दोनों हाउसेस में ये बिल पास होता है, और वो पास कैसे होता है कि जब टू थर्ड मेजॉरिटी अपनी सहमति बनाती है और अपना कंसेंस बना के सहमति देती है, तो वो बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट हाउस में। वो प्रेजेंट जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर आर प्रेजेंट, मोर देन 50% मेंबर्स अपना वोट कास्ट करते हैं, और यानी उसको हम टू थर्ड मेजॉरिटी कहते हैं, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं। ये लोग जब अपना मत देते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, तो ये पास होता है। उसके बाद
ईच हाउसेस में इसको पास करना ज़रूरी होता है सेपरेटली, फर्स्ट लोकसभा में, सेकंड राज्यसभा में। बोथ हाउसेस में जब ये बिल पास होता है उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। अगर दोनों हाउसेस में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उस डिसएग्रीमेंट को रोकने में यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है कि उस डिसएग्रीमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस बुलाया जाए या दोनों हाउसेस का जॉइंट सिटिंग किया जाए। जॉइंट सिटिंग सिर्फ डेडलॉक में होता है फ्रेंड्स, डिसएग्रीमेंट में नहीं। जब बिल सीक किया जाता है टू अमेंड द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी अगर फेडरल प्रोविजंस को अगर हमने अमेंडमेंट करना होता है उसके लिए पार्लियामेंट हाउस का ही 2/3 मेजॉरिटी यानी कंप्लीट नहीं माना जाता है। फेडरल प्रोविजंस के लिए हमें पार्लियामेंट हाउस की सहमति तो लेनी ही पड़ती है बोथ हाउसेस की। उसके साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ratification by the state legislature of half of the state by a simple majority, special majority by the parliament house and simple majority of the state legislatures half of the state of the simple majority। ये बाई सिंपल मेजॉरिटी स्टेट के तहत इसकी कंसेंट भी हम लेनी पड़ती है, तब जाके फेडरल प्रोविजंस अमेंडमेंट में लाया जाता है। After duly passed by both the members of both the houses of parliament and ratified by the state legislatures where necessary, the bill is presented to the president for assent. Next, president must give his assent to the bill. He nor return the bill for reconsideration of the parliament. Only one time president has a power to return the bill to the parliament house for reconsiderations. Second time president cannot return the bill to parliament house for reconsiderations. After the president assent, the bill becomes an act and the constitutions, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। सो दीज आर द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस which I have discussed with you, my dear civil service aspirant। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स कौन से होते हैं? जो अंडर आर्टिकल्स कुछ काइंड्स हैं इसकी। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हाउस को ये एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट हाउस अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन 3 एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अकॉर्डिंग, उन अकाउंट्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट करता है। वो कौन से हैं फ्रेंड्स? इसमें अमेंडमेंट की जाती है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड सेकंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, and third is amendment by special majority of the parliament and the ratifications of the half of the state legislature। ये थर्ड अमेंडमेंट कब होता है? जब फेडरल प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना होता है। सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग कौन से एरियाज हैं जिनको पार्लियामेंट हाउस अमेंड करता है? So a number of provisions in the constitution can be amended by a simple majority of the two houses of the parliament, that is outside the scope of article 368, and the provision is the first provisions जब admissions and establishment of new states करना होता है वो simple majority के तहत होता है। Next, formations of new states and alterations of areas boundaries and change the name of existing states। For example, हमने तेलंगाना को न्यू स्टेट्स बनाया, हमने बंगाल को उसका नाम चेंज किया, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के तहत होता है। बंगाल का नाम जो है बैंगलोर रखा गया। उसी तरह उड़ीसा का नाम चेंज किया, जैसे बांग्ला का नाम चेंज करके उसका नाम पश्चिम बंगाल रखा गया, एंड उड़ीसा का नाम ओडिशा रखा गया। ये सब सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही अमेंडमेंट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द जब हमने किसी लेजिस्लेचर काउंसिल, किसी स्टेट के अंदर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यहाँ पर जो है ड्यूल हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर थे। ड्यूल हाउसेज मीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना होता है, रिमूव करना होता है, या फिर
क्रिएट करना होता है, तब भी पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश या क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब सेकंड शेड्यूल में अमेंडमेंट लाना होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के तहत किया जाता है, और वो कौन सा अमेंडमेंट है? एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और द गवर्नर्स के अलाउंसेस, द स्पीकर्स या जजेस के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एमोलमेंट्स, ये जो है सिंपल मेजॉरिटी के तहत किया जाता है। quorum in the parliament, quorum means 1/10 members present in the parliament house, तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी के तहत किया जाता है। जब सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द नंबर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करना है सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना है सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, ये सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जाता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी के तहत अमेंडमेंट किया जाता है। नंबर ऑफ यूसाइन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जब बढ़ाने या इंक्रीज या डिक्रीज करने होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के तहत किया जाता है। एंड कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिसडिक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही किया जाता है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस also amendment by the simple majority of the parliament house। citizenship that is acquisition या terminate करना है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी के तहत होता है। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर करवाना होता है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस किया जाता है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी करना होता है, ये अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट हाउस करता है बट बाय द सिंपल मेजॉरिटी। यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करना हो, रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई, Jammu and Kashmir and Ladakh, bifurcations from one state, that is Jammu and Kashmir, Ladakh, Jammu Kashmir and Ladakh different, create the different union territories। और उसके बाद जब दादरा एंड नगर हवेली एंड लक्षद्वीप को एक यूनाइट टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जब अमेंडमेंट करना होता है बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। एंड द फाइनल इज सिक्स्थ शेड्यूल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, वो भी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस किया जाता है। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस होता क्या है फ्रेंड्स? ये स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है ये 2/3 मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% मेंबर्स, टोटल मेंबर्स में से मोर देन 50% मेंबर जब वोट करते हैं और प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो उसको हम 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं, और वो अपनी सहमति बनाते हैं किसी बिल को पास होने के लिए, तो वो बिल पास होता है पार्लियामेंट हाउस में। बट टोटल मेंबरशिप मीन्स मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस irrespective of fact whether there are vacancies or absentees, the most important, there are vacancies or absentees। strictly speaking अगर हम बताएं तो the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill। कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? जब बिल की रीडिंग थर्ड स्टेज पे पहुंच जाती है, तब स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसकी सहमति के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ द बिल। वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है? सब एरियाज को अमेंड नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस में। देयर आर सम एरियाज, व्हिच वन सम एरियाज? दैट इज द फर्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आई अगेन रिपीट इट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को अमेंडमेंट करना है तो बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस किया जाता है, जिसको हम 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं। मोर देन 50% मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन वोटिंग इन द पार्लियामेंट हाउस। सेकेंड एरियाज कौन सा अमेंड होता है? ऑल अदर प्रोविजंस, सेकेंड प्रोविजंस जो अमेंड होता है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को जब अमेंड करना होता है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस यानी 2/3 मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। एंड द थर्ड इज ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज।
फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज में वो कवर नहीं किए जाते हैं, तो वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग, यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस के अकॉर्डिंग ही अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट कब होते हैं? जब प्रोविजंस ऐसा आता है कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पार्लियामेंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है फेडरल प्रोविजंस को अमेंडमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर अकेला पार्लियामेंट हाउस इसको अमेंड नहीं करता है। पार्लियामेंट हाउस अपनी स्पेशल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग और हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी हैं, हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बाई सिंपल मेजॉरिटी उनकी कंसेंटमेंट के साथ उसको फेडरल प्रोविजन को अमेंडमेंट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन कौन से एरियाज हैं जो फेडरल प्रोविजंस आप अमेंड करते हैं, उसको अमेंड किया जाता है, वो प्रोविजंस हैं फ्रेंड्स। इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, extent of the executive power of the union and the state. Third is the Supreme Court and High Courts. Fourth is the distribution of legislative powers between the union and the states. Most important questions. Distribution of powers between the distribution of legislative powers between the union and the states in the form of taxation, in the form of financial areas, in the form of discretionary powers. So, and next is any of the list, that is the 7th schedules, and representation of states in parliament house, representation of states in the parliament house in the form of member of Rajya Sabha. And the last is a power of parliament to amend the constitution and its procedures, power of parliament to amend the constitution and its procedure, which was described under article 368 in the constitution itself. So ये सब अमेंडमेंट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय इट्स रेटिफिकेशंस बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस की कंसेंट के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स जो डिफाइन किए गए थे केशवानंद भारती के बाद, काफ़ी कंसोलिडेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी थी और ये एक्सेप्ट की गई थी पार्लियामेंट रिकमेंडेशन पार्लियामेंट हाउस ने, जहाँ पर ये माना था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी ऐसा डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होगा, कोई भी वायलेशन नहीं होगा व्हेन द पार्लियामेंट हाउस विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो वो इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो बेसिक फीचर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बेसिक फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। उसमें से क्या हैं, वो कुछ एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो जो पर्टिकुलर रखे गए हैं। उसमें से फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, and third is the secular character of the constitutions and the separations of powers between the legislature, executive and the judiciary, and the fifth is federal character of the constitutions, and the sixth is unity and integrity of the nations, and the seventh is welfare state, socio-economic and justice. Welfare state on what ground? Socio-economic and justice. No discrimination on the basis of society, in society, and no discrimination on the basis of economic justice. Every person should have the ability, every person should have the rights to earn the income or equitable distribution of wealth. So eighth is the judicial review, and the ninth is freedom and dignity of the individuals. Freedom and the dignity of the individuals, that is also I have already defined with you under article 353 under article 19, freedom and the dignity of individual under article 20 and 21. 10th is the parliamentary system, rule of law next, and the harmony and balance between fundamental rights and direct principle of state policies. And the 13 is principle of equality, and the 14 is free and fair elections. 15 is the independence of judiciary, and 16 is limited power of parliament to amend the constitution. Limited power of parliament to amend the constitution is the last basic structure or basic feature of the Indian constitutions, which the parliament cannot touch or destroy the basic structure of the constitution during to make the amendment of the constitutions. So these are the most important areas which we said the ingredient of the basic structure of the constitutions.
ये आपको लर्न रखने हैं माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो ये अमेंड करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंडमेंट करते हैं। ये सब प्रोसीजर्स हमें अपनाने होते हैं। और टुडे लेक्चर इज आवर्स एंड माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव all competitive examination preparing civil servant are either both UPSC or PSC and other competitive examinations preparing students or aspirants. Special request with you, please share, subscribe and like the videos and share the channels. तो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स हम कंप्लीट इस सीरीज़ को चलाते रहेंगे और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाएगी। आई प्रॉमिस विद यू आई विल डिसेमिनेट द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी with you, my dear civil service aspirant. So, today lecture is over and thank you so much. Jai Hind. Wait for till the next lecture on tomorrow.